नाज़रीन, एक इंतहाई तशवीशनाक खबर, और वो खबर यह है कि समंदरी तूफान बाइपरजॉय ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। तूफान कराची के जनूब से महज 700 किलोमीटर दूर है और इस सिस्टम में कहा जा रहा है कि 160 किलोमीटर फी घंटा की तेज रफ्तार हवाएं इस वक्त वहां पर रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सिस्टम के मरकज और इतराफ में 40 फीट बुलंद लहरें देखी जा रही हैं। तो इस तरह यह कहा जा रहा है कि मंगल को कराची, ठट्टा, बदीन, थरपारकर पर इसके असरात होंगे और साथ ही साथ मीरपुर खास भी इससे मुतासिर होगा और 3 रोज तक तेज हवाओं का और शदीद बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहने का इम्कान है। हिफाजती इक़दाम के तहत कराची के साहिल पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और शहर भर से बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड सटाने का हुक्म दे दिया गया। माहीगीरों के भी गहरे समंदर में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि ठट्टा और बदीन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके साथ ही इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ये तूफान कमजोर भी पड़ता है तो इसकी शिद्दत शदीद समंदरी तूफान की होगी और इस हवाले से केटी बंदर पर 10 फीट बुलंद लहरें उठने का अंदेशा है। दूसरी जानिब हमने कल देखा कि केपी के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई अजला में भी शदीद बारिशों से बड़ी तबाही मची है। आज इन्हीं तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ। जनाब, इस वक्त सरदार सरफराज साहब जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब आपका। मोहम्मद तसव्वुर चौधरी तर्जुमान हैं पीडीएम पंजाब के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अब्दुल बासित साहब जो कि सेक्रेटरी रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और सैयद सलमान शाह साहब डीजी पीडीएम सिंध, उनसे भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस मुमकिना जो ये समंदरी तूफान है, इससे बचने के लिए क्या हिफाजती इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। सबसे पहले सरदार सरफराज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने इस तूफान को टेक्निकली जो इस कैटेगरी में रखा है वो है एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन स्टॉर्म, ESCS। इस कैटेगरी के बारे में आप हमें बताइएगा, जिसमें गैर मामूली तेज हवाएं, भारी बारिशें, तूफानी लहरें, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी जानों के ज़िया का अंदेशा है। जी सरफराज साहब, इस वक्त जो रीसेंट करंट स्टेटस है इस बिपरजॉय का, ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त करंटली ये कराची से कुछ 690 किलोमीटर नीचे जनूब में मौजूद है और ठट्ठा से इसी तरह से 670 किलोमीटर फासला बनता है इसका। इसकी शिद्दत में कल गुज़श्ता 24 या 36 घंटों से मुसलसल इजाफा हुआ है और इस लिहाज से ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसका मतलब ये है कि इसके मरकज़ के आसपास जो 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और जाहिर है कि मरकज़ के आसपास इतनी तेज़ हवाओं के बायस बहुत ज़्यादा लहरों की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने बताया 35 से 40 फीट या इससे कुछ ऊपर लहरों की ऊंचाई है इसके मरकज़ के इर्द गिर्द। तो बहुत शदीद नौयत का है इस वक्त तक, लेकिन ग्रेजुअली जैसे ऊपर आएगा तो इम्कान ये है कि कल रात तक इसकी शिद्दत इसी शिद्दत के साथ नॉर्थवर्ड ट्रैवल करेगा और उसके बाद इसकी शिद्दत में ग्रेजुअली कमी आएगी। लेकिन स्टिल जब इसको अपने कोस्ट को क्रॉस करेगा 15 जून की आफ्टरनून के अराउंड किसी वक्त, तो फिर भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की हैसियत होगी कम अज़ कम इसकी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं सी के ऊपर, सी सरफेस टेम्परेचर और ग्राउंड से लेके अपर एयर तक विंड स्ट्रक्चर होता है और अपर एयर पे जो आउटफ्लो होता है विंड्स का, एयर डाइवर्जेंस, ये चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही हैं। उनकी गो के सपोर्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी जैसे कोस्ट के नज़दीक आएगा, तो इसीलिए उसकी शिद्दत में कमी होगी, लेकिन स्टिल उसको वेरी सीवियर एक तरह से उसके सीवियरिटीज में मुमकिन तौर पर इससे आप चले इस बेल्ट के, जो पाकिस्तान की बेल्ट है, समुद्री बेल्ट इलाकों की, वो कौन कौन से इलाके इससे शदीद मुतासिर होने का अंदेशा है? देखिए, इसका जो पॉसिबल ट्रैक है ना वो इस वक्त तक तो नॉर्थवर्ड है बिल्कुल, और 14 जून की सुबह तक ये नॉर्थवर्ड ही इसका ट्रैक रहेगा, इस तरह से मूवमेंट इसकी रहेगी। उसके बाद फिर टिट हो जाएगा नॉर्थ ईस्टवर्ड। जो अपर एयर का विंड स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इसको स्टीयर करता है, वो जो विंड अपर एयर की होती है 35-40 हज़ार फुट पे जो हवाएं चलती हैं, तो उनका कुछ पैटर्न इस तरह से है कि वो फिर इसको नॉर्थ ईस्टवर्ड शुमाल मशरक की जानब ड्रिफ्ट करेंगी, तो उस
रुख पर जब होगा तो उसका मतलब ये है कि इंडिया का जो इलाका है रन ऑफ कच्छ और हमारी जो साउथ ईस्टर्न सिंध की पट्टी है, यानी पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के साथ साथ एक तरह से इसका ट्रैक बनता है, जो पॉसिबल ट्रैक है इसका, अनलेस कि मजीद राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए तो और बात है, लेकिन जो मोस्ट पॉसिबल ट्रैक है वो यही है कि जो पाकिस्तान इंडिया की जो बॉर्डर है उसके साथ साथ उस बॉर्डर के जस्ट राइट साइड से निकलेगा, क्रॉस करेगा। हम्म। तो जाहिर है कि फिर उसके नतीजे में हमारा जो ठट्ठा और सुजावल डिस्ट्रिक्ट्स की जो साइली पट्टी है वो भी उसकी लपेट में आएगी। अच्छा, व्हाट अबाउट कराची? कराची तो सेफ है, डायरेक्ट मतलब एज सच इतना हिट करने का या वो नहीं है। वो तो मैंने आपको बताया ना कि बिटवीन केटी बंदर और रन ऑफ कच्छ उस अच्छा। पट्टी के ऊपर से जो क्रॉस करेगा तो कराची में उसके असरात इतने हो सकते हैं कि 14 तारीख से ऑनवर्ड जो है डस्ट स्टॉर्म आ जाए, ओकेजनली हीटिंग भी बढ़ेगी इसकी वजह से, तो जाहिर है वो भी एक अच्छा, कहा यह जा रहा है उसका कि भी। कल कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रह सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी कल कराची में। जी बिल्कुल हो सकती है, अगले 2 से 3 दिन गर्म गुजरेंगे कराची में। उसकी वजह यह है कि समुद्री हवा जो होती है ना, सी ब्रीज, वो असल में इसकी जैसे जैसे करीब आएगा तो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, तो वो साहिल पर समुद्री हवा आपको नहीं मिलेगी और उसके नतीजे में मशरक या जनूब मशरक से हवा होगी। मशरक से होती है तो ज़ाहिर राजस्थान की हवा होगी, तो निस्बतन गर्म हवाएं चल सकती हैं, तो टेम्परेचर भी 40 या इससे ऊपर जा सकता है। अच्छा अच्छा, मैं जरा इसको थोड़ा सा देख रहा था, ये एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन स्टॉर्म जो ESCS कैटेगरी आपने रखी है, जो इसकी आप बता रहे हैं, तो माजी करीब में पिछले 10-12 साल में इस नौयत के जो 3-4 वाक़यात हैं वो भी ज़रा मैं नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूँ। 2019 में साइक्लोन फानी जो है वो आया था इसी कैटेगरी का उड़ीसा भारत में, और उसमें 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की हवाएं, तेज़ हवाएं चली थी और भयानक तबाही उससे मची थी। फिर सुपर साइक्लोन अम्फान, ये अम्फान जो है 2020 में था, ये इसने भारत की बेल्ट को और बांग्लादेश को मुतासिर किया था और यहाँ पर 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं आई थी, बड़ी तबाही इससे मची थी। फिर साइक्लोन हुदहुद जो कि 2014 में आया था, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इससे इफेक्ट हुए थे, 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं। और उसके बाद साइक्लोन निस्गारा जो है ये 2020 में था, इंडियन इलाका अलीबाग महाराष्ट्र, तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं आई थी और मुंबई समेत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ था। तो जिन तेज़ हवाओं की हम बात कर रहे हैं उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतासिर होने का, जानी माली नुकसान का अंदेशा है। जी आपने मुझसे पूछा? जी जी, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। जी 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 बिल्कुल अंदेशा होता है, जाहिर बात है कि 100-120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जब हवाएं होती हैं, यानी ये तो उसकी आउटर पेरिफेरी में भी इतनी हवा चल सकती है, तो उसकी जहाँ से आई ऑफ द स्टॉर्म पास होती है वहाँ तो और शिद्दत की हवाएं, यानी 120 से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं वहाँ उस एरिया के अंदर चल सकती हैं जहाँ से इसकी आई गुजरेगी। तो उससे जाहिर है कि बहुत डैमेजेस हो सकते हैं, जितने आपके लूज स्ट्रक्चर्स हैं वो गिर सकते हैं। बिजली की जो मतलब इंस्टॉलेशन होती हैं, खंबे वंबे, अगर वो वेल अच्छी तरह से माउंटेड नहीं हो तो वो गिर सकते हैं, और बाकी जितनी भी मतलब बड़े दरख्त होते हैं उनके गिरने का खतरा होता है। अच्छा, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब, जरा मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब से भी हम बात करेंगे। आप तर्जुमान हैं प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के। तसव्वुर साहब बताइएगा, कल वहाँ पर भी बारिशें ठीक ठाक हुई क्या, कितनी कैजुअल्टीज़ वहाँ पर हुई और अब तक क्या नंबर्स क्या है वहाँ पर कैजुअल्टीज़ के हवाले से और नुकसानात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो रात को तूफ़ान आया है, बारिश हुई है पंजाब में, पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक महफूज रहा है। उसमें मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब में मजमूई तौर पर जो हादसात हुए हैं, जो वाक़यात हमें रिपोर्ट हुए हैं, वो मैक्सिमम जो टोटल वाक़यात हैं वो 10 रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चियों समेत टोटल जो है हमारे पंजाब में 5 अफराद जो है वो जाँ बाक हुए हैं और 17 अफराद इसमें हमारे ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 6 अफराद जो माइनर इंजरीज हैं जिनको, और 11 अफराद जो है वो जो है वो ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जिनको हॉस्पिटल्स में हमने शिफ्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज मुआवजा जारी है जी, और 2 जानवर हमारे हलाक हुए हैं जी पूरे पंजाब में। अच्छा, अब इससे मजीद क्या हिफाजती इक़दामात कुछ लिए गए हैं पंजाब में?
जी बिल्कुल जी, पंजाब के सूबाई जो पीडीएमए का सूबाई कंट्रोल रूम है, उसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को हाई अलर्ट रखा हुआ है और हमारे पूरे पंजाब के 4000 से ज्यादा दही रिपोर्टिंग सेंटर हैं, वहाँ पे भी हमने अमले को अलर्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में इंतजामात मुकम्मल बर वक्त मुकम्मल किए गए हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नुकसानात से हम बच गए। ठीक है, और जो नुकसानात हुए, जो जानी माली नुकसान हुआ है, उसके कंपनसेशन के हवाले से कुछ इकदाम किए गए हैं क्या? जी बिल्कुल, उस पर काम जारी है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब को हमने फाइल मूव कर दी है, वो हुकूमत पंजाब के पास जाएगी। हुकूमत पंजाब का जो फैसला होगा उस पर इंशाल्लाह ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सरदार सरफराज साहब से करेंगे एक छोटे से ब्रेक की जानिब चलना चाहेंगे। ब्रेक के बाद ये समंदरी तूफान बाइपर जॉय जो है वो किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर सकता है और इस हवाले से कराची के अंदर, सिंध के अंदर क्या हिफाजती इक़दाम लिए गए, इनके ऊपर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सलमान शाह साहब जो कि डीजी हैं पीडीएमए सिंध के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज हमने देखा कि इंतज़ामिया सिंध हुकूमत जो है काफ़ी एक्टिव रही, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो है वो काफ़ी एक्टिव रहे। इस हवाले से क्या हिफाजती इक़दाम क्या लिए जा रहे हैं, पहले तो ये बताइएगा ज़रा। ये 3 टाइप के थ्रेट्स होते हैं इस टाइप के समुद्री तूफान से। एक तो बारिशें ज़्यादा होने का इम्कान होता है, दूसरा जो है वो तेज़ हवाएं चलने का इम्कान होता है, और तीसरा जिसको हम स्टॉर्म सर्ज कहते हैं, जो कि कोस्टल एरिया में पानी जो है ऊपर चढ़ाता है। वो तीनों आपको डिटेल में बताया गया है इनकी तरफ से, सरदार सरफराज साहब की तरफ से, कि कितना कितना उसकी उम्मीद है। तो इन तीनों खतरात को मद्देनजर रखते हुए हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दी है। क्या स्टेप लिए गए? मैं वो तैयारी के स्टेप्स में जानना चाह रहा था, क्योंकि जाहिर है कि आज छुट्टी का दिन था और कल जो है वो एक वर्किंग डे होगा। किस नहज पे, क्योंकि कहा जा रहा है तकरीबन 8-9 हज़ार अफराद को, ख़ानदानों को जो है वो मुंतकिल करना है वहाँ से, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी प्लान की है सलमान साहब? जी, तकरीबन 9000 फैमिलीज हैं जो कि इन लो लाइंग कोस्टल बेल्ट में जो है वो रिजाइड करती हैं। उनकी आबादियों को जो है वो इंटीमेट कर दिया गया है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कि आप लोगों को इवैक्यूएशन हमें कल से स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए जो जगहों का इंतखाब है वो कर दिया गया है। 183 लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं जहाँ पे उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन प्लान और जो उसके लिए बोट्स के जरिए जो आइलैंड्स हैं, जो कि लो लाइंग आइलैंड्स हैं ऑफशोर और क्रीक एरिया से, वहाँ से निकालने के लिए बोट्स का इंतजाम किया गया है। ये तो है उन लोगों को जो कि मुतासर होंगे स्टॉर्म सर्ज से, जो बारिशों के की वजह से जो नुकसान होते हैं उनसे बचने के लिए वहाँ की जितने भी डिस्पोजल्स हैं, ड्रेनेज हैं, उनको खोलने का ऑर्डर कर दिया गया है और लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इंतजामिया लोकल गवर्नमेंट ने इस तरीके से तेज हवा से बचने के लिए जो इक़दाम होते हैं, जैसे बिल बोर्ड हटाना, जो कमजोर इमारतें हैं, कच्चे मकानात हैं, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है कि वो जो है उनको वेकेट करें। ठीक है, आप हमारे साथी मौजूद हैं, सैयद सलमान शाह भी मौजूद हैं, सैयद सरदार सरफराज साहब भी मौजूद हैं। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद मज़ीद हम इसी ये जो समंदरी तूफ़ान है पाकिस्तान में आने को तैयार है, लेकिन दुआ ये है कि ये जो है अपना दम तोड़ दे, ये कमज़ोर हो जाए और कम से कम यहाँ पर नुकसान हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त सेक्रेटरी रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा जनाब अब्दुल बासित साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 2 दिनों में जो बारिशों का सिलसिला रहा, वहाँ पर कितनी तबाही हुई और रिलीफ इक़दाम तो वहाँ पर क्या है? पहले तो ज़रा हम तबाही के हवाले से बात करें, नुकसान कितना हुआ है वहाँ पर? बहुत शुक्रिया जी। पिछले एक दिन में यानी पिछले 24 घंटों में जो ऐसा जितनी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई, जितने ज़्यादा ये विंड स्टॉर्म और ये थंडर स्टॉर्म आया है, और ये कम्प्लीटली अनप्रेसिडेंटेड है साउथ केपी का हमारा जो इलाका है उसके लिए। उससे पहले इस इंटेंसिटी के यहाँ पर इस तरह के विंड स्टॉर्म्स या वेदर फिनोमिनन इससे पहले यहाँ पर ये इन्होंने अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं किया था। इसके नतीजे में जो हलाकतें हुई हैं उसमें 15 अफराद जब बहक हुए हैं बनू में, और 5 अफराद हुए हैं लकी मरवत में, और इस तरह 5 अफराद करक में और 3 अफराद डेरा इस्माइल खान में।
ये कुल मिला के 27 लोग जो हैं इनकी हलाकतें हुई हैं, और साथ साथ इसके जो है तो बहुत ज्यादा लोग जख्मी भी हैं, तकरीबन 150 के करीब। तो इसके लिए इमीडिएटली गवर्नमेंट ने जो रिलीफ मेजर्स लिए हैं, एक तो हमने जो बनू डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसके रिलीफ हेड में उनको 40 मिलियन जो है उनको रिलीज कर दिए हैं कल। और इसके साथ साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब आज पूरा दिन जो थे वो बनू में और लकी मरवत में वो खुद मौजूद थे, उनके साथ साथ गवर्नमेंट के लोग भी थे, और उन्होंने वहां जाकर एक स्पेशल पीएम पैकेज का भी ऐलान वहां किया है, जिसके तहत जितने भी शुहदा हैं हर एक शहीद के लिए 10 लाख रुपए, और जो सीरियसली इंजर्ड हैं उनके लिए हम 2 लाख रुपए, और जो माइनर इंजरी हैं उनको हम जो है तो 50,000 रुपए जो हैं ये हम दे रहे हैं। तो ये पैकेज का ऐलान हुआ है और ये इंशाल्लाह डिस्बर्स किया जाएगा आने वाले दिनों में। और रिलीफ मेजर्स में पाक फौज जो वो भी इस वक्त हिस्सा ले रही है? जी बिल्कुल, वो तो जो इमीडिएट रिलीफ का जो फेज था उसके अंदर पाक फौज के जवान और हमारे रेस्क्यू के जो लोग थे, साथ में सिविल डिफेंस के लोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक जॉइंट एफर्ट थी। तो वो रेस्क्यू का फेज तो कल ही खत्म हो चुका है। ठीक है, ठीक। सरदार साहब आपके पास आ रहे, क्योंकि आपसे मुझे कुछ टेक्निकल चीजें जाननी है, लेकिन उससे पहले जरा सलमान शाह साहब की तरफ आऊंगा। सलमान साहब ये बताइएगा कि जो इकदाम किए जा रहे हैं उसमें हिफाजती इकदाम, क्योंकि अगर बारिशें होती हैं जैसे कि कहा जा रहा है, और सरदार साहब ने भी कहा कि 3 दिन जो है वो बारिशें रहेंगी, कराची तो बहुत हमेशा अब्र रहमत जो है वो जहमत बन जाती है। डिफेंस फेज 6 वगैरह उठा के देखें, पूरा खुदा हुआ है वहाँ पर। फिर के इलेक्ट्रिक के साथ आपकी क्या इस वक्त बात हुई है कुछ आवाम की आगाही के लिए? इन इकदाम पे भी बताइए, क्योंकि एक तो वो वहाँ पे बूंदे पड़ेंगी और फीडर स्ट्रिप हो जाएंगे, हमेशा से जो सिलसिला है वो हमारे सामने है। और फिर जो कैजुअलिटीज होती हैं, करंट लगने के वाकयात, जरा इसके ऊपर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही हाईलाइट किया है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज कमिश्नर कराची के ऑफिस में हमने इन तमाम इदारों से, जिसमें DHA के मुतल्लिकीन शामिल थे, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्ट्रिक के, मेट डिपार्टमेंट के, और तमाम DC साहिबान, KMC और DMC के अमला वहाँ पे मौजूद था। काफ़ी 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम हिफाजती इक़दाम जो लेने की ज़रूरत है वो सारों को जो है उनकी हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। कि इलेक्ट्रिक के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे उनको भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो जो है वायर्स के गिरने के वाकयात, इलेक्ट्रिसिटी के जो वाकयात होते हैं उनके लिए जो हिफाजती इनका इक़दाम होते हैं उनको लिया जाए। और जो लाइट के वाकयात, लाइट चली जाती है और 2-3 दिन तक बहाल नहीं होती, तो उसके लिए भी अपनी इमरजेंसी टीम्स को रेडी रखें। इसी तरीके से DHA के बारे में आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया। DHA इस वक्त पूरा खुदा हुआ है, और DHA के जो साहब थे उन्होंने वहाँ पे ब्रीफिंग दी कि जो DHA ने वहाँ पे इक़दाम लिए हैं, उन इक़दाम में मेनली तो ये है कि जो सबसे प्राइम चीज जो ये होगी कि जितने भी ये जो एरिया है जो कि खुदा हुआ है वहाँ पे ट्रैफिक को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, वहाँ पे ट्रैफिक को नहीं छोड़ा जाएगा। इसी तरीके से स्टॉर्म सर्ज से बचने के लिए जो नाले हैं उनके जो एंड्स हैं जो कि समंदर की तरफ गिरते हैं, वहाँ पे सैंड बैग्स का इंतजाम उन्होंने कर लिया है, ताकि जो है स्टॉर्म सर्ज से पानी बैक ना करे और वो डिफेंस की तरफ ना आए। इसी तरीके से वहाँ पे मशीनरी अवेलेबल होगी कि इनकेस अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो फिर वो सैंड बैग्स को हटा के पानी को वापस निकाल दिया जाएगा। इसी तरीके से जो बाकी इदारे हैं, जिससे हमारे KMC और DMC जो कि हैं, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर जो हमारे चौक पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे नाले होते हैं, उनकी सफाई की तरफ, उनकी विंचिंग की तरफ, उसकी तरफ उनको स्पेशल हिदायत दी गई है। PDMA की तरफ से हमने कराची के लिए जो हमारी हैवी मशीनरी होती है वो मुख्तत कर दी है। तकरीबन अब तो देखना होगा, देखें हर साल ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब मामलात होते हैं, बारिश होती है, उसके बाद पता चलता है कि बहरहाल सरदार साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि कितना वेल इक्विप्ड है हमारा जो मैट ऑफिस है, और किस हद तक टेक्नोलॉजी है इसको एडॉप्ट किया गया इन चीज़ों के बेहतर नताइज हासिल करने के लिए। बर वक्त मालूमात तो आप लोग दे देते हैं, लेकिन बर वक्त इकदाम जो है वो इंतजामिया नहीं कर पाती, हमेशा का एक मसला है। अब ये एक अच्छी चीज़ है कि पहले से पता चल रहा है, तो आवाम भी ज़रा थोड़े से खुद ही मोहतात रहें। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, जो भी दस्तयाब वसाइल हैं उनको तमाम को इस्तेमाल करते हुए कोशिश यही होती है कि बर वक्त बता दिया जाए। असल में बाज़ औक़ात ये होता है कि मेट ऑफिस और जैसे PDMA के साथ तो हमारी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। पिछले साल सैलाब के दौरान भी जितना फ्लड सिंध में आया, शाह साहब की और मेरी, हमारे ऑफिस की आपस में बहुत अच्छी, यानी 24/7 बेसिस पे हमारी कोऑर्डिनेशन रही है।
बाज़ औक़ात ये होता है कि मतलब नीचे डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट से नीचे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे या तालुका लेवल पे वहाँ कम्युनिकेशन का कुछ गैप आ जाता है मेरा ख्याल है। और फिर आपको पता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से है कि जितनी रिस्पांस कैपेसिटी होनी चाहिए इस तरह की आपकी आफ़तों को एक तरह से टैकल करने की, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारी। तो मतलब जो कमज़ोर कड़ी है ना बेसिकली वो या हम लैग करते हैं उस चीज़ में करते हैं। तो हमारी तो कोशिश होती है मेट ऑफिस की, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है हमारी फोरकास्ट नहीं, और की। आप और आपके हमारा आपके जो मैं इक्विप्ड की बात कर रहा था, कितना वेल इक्विप्ड हुआ है टेक्नोलॉजी वाइज आपका, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर होती हैं, मेट ऑफिस या वगैरह या किसी भी तूफ़ान की इसकी शिद्दत का, इसके इमर्ज होने का, उसमें सैटेलाइट वेदर स्टेशंस और फिर उसके बाद जासूसी तैयारे वगैरह जो हैं तो वो उसके सेंट्रल प्रेशर का भी पता लगाते हैं, फिर उसके अंदर जो जिस स्पीड से हवाओं का तयन है, हवाओं का रुख है, उसकी डायरेक्शन है, उसको भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें या डिपेंडेंसी जो है इस वक्त फॉरेन रिपोर्ट्स के ऊपर होती है, जो गैर मुल्की इदारे काम कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। नहीं जी, असल में आपको पता है कि जितनी अच्छी आपके पास ऑब्जर्वेशन नेटवर्क होता है उतनी अच्छी आपकी एक तरह से ना फोरकास्ट तैयार करने में वो मुअव्विन चीज़ें साबित होती हैं। अब हमारे यहाँ जो रवायती तौर पे ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है वो पूरे पाकिस्तान के अक्रॉस हमारे पास कोई 110 ऑब्जर्विंग स्टेशन हैं। उसकी जो जो गैप्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, वर्ल्ड बैंक के तावन से ही है। और फिर ये कि जो इस तरह के अब्रप्ट एक तरह से वेदर फिनोमेना होते हैं ना, उसके लिए रडार नेटवर्क बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपकी कवरेज होनी चाहिए। तो जैसे कराची में हमारा जापान के तावन से नया रडार इंस्टॉल किया हमने, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल रही है। अब इस साइक्लोन के केस में भी अगर ये जब 450 किलोमीटर के अंदर साइक्लोन आएगा तो फिर देखिएगा कि रडार की मदद से उसको हम बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करते रहेंगे, उसका सेंटर लोकेशन और उसकी मूवमेंट और उसकी इंटेंसिटी के साथ। तो जो जो गैप्स हैं वो इस तरीके से फिल करने की कोशिश की जा रही है। फिर आज आपको पता है कि कंप्यूटेशनल साइड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये टूल्स इस्तेमाल करने की भी हम आइंदा उसमें हैं प्लानिंग में, तो इंशाल्लाह और इसमें बेहतरी आएगी। ठीक, अब्दुल बासित साहब आप ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम तो सिंध और कराची और पंजाब इन शहरों की बात कर रहे हैं, लेकिन केपी ज़ाहिर है कि बहुत पसमानदा है इस हवाले से। आप केपी की बात करें, वहाँ पे जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको कितना वेल इक्विप्ड उनके बजट के लिहाज से और उनकी और डिपार्टमेंट के साथ उनकी जो एक सिंक्रोनाइजेशन है, उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो कहाँ पर खड़ी है इस वक्त? जी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी केपी की जो है उसकी कोऑर्डिनेशन है तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और इसके अलावा हमारे जितने भी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ। लेकिन ये जो अभी कल का जो इंसिडेंट हुआ है ये थंडरस्टॉर्म्स का, ये एक ऐसी चीज है जो कि कम्प्लीटली टोटली अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो इसकी एक फोरकास्ट से है, क्योंकि अगर फोरकास्ट हम पिछले 3-4 दिनों की देखें तो एज सच उसमें ऐसी कोई एनॉमलस बात नहीं थी जिसके ऊपर किसी सीरियस एडवाइजरी को बेस किया जा सकता था। तो दिस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। लेकिन आजकल जो चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं। एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज के बाद तो बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। हमारी जो एनडीएमए है और पीडीएमए, इसको बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो आपकी बात किसी हद तक सही है कि जहां तक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात है तो टेक्नोलॉजिकली नीदर हम फेडरल लेवल पर नॉर प्रोविंशियल लेवल पर इतने एडवांस हैं कि वो इस किस्म के इरेटिक वेदर पैटर्न को हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकें। और अगर प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली पता है कि बंदा मिटिगेटिव मेजर जो है वो टाइमली उठा लेता है और लोगों की जो जान माल की जो का नुकसान जो होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन आपको इस तरह के फिनोमिनन से डील करने के लिए अपने आप को जो आपकी जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं और वो अक्रॉस द बोर्ड हैं, वो सिर्फ पीडीएमए या डिजास्टर मैनेजमेंट की नहीं है, उसमें आपकी ओवरऑल गवर्नेंस इन्वॉल्व है। अगर आप इस हादसे को एज अ केस इन पॉइंट ले लें तो आपको ये ऑब्जर्वेशन में मिलेगा कि बहुत सारे घर जो गिरे हैं, कच्चे मकानात गिरे हैं, जगह जगह पर फिर दीवारें गिरी हैं लोगों के ऊपर, और उसकी वजह से लोगों की बहुत ज्यादा जो डेथ्स हैं उस वजह से हुई हैं या जो इंजर्ड हुए हैं वो भी इस वजह से हुए हैं।
तो इसमें फिर आप बिल्डिंग कोड्स का आपका वो सारा आ जाता है और आपकी अर्बन प्लानिंग, वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो जहां तक कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है, तो जिस तरह का पूरे मुल्क में सेटअप है उसी तरह का हमारे यहाँ पीडीएमए केपी में भी है। हम कोशिश करते हैं कि थ्रू कोपिंग मैकेनिज्म इस तरह के नुकसान को कम से कम किया जा सके। लेकिन जब तक हमारे यहाँ ये गैप रहेगा, जहाँ तक एक्यूरेट फोरकास्ट की बात है और इस एरेटिक वेदर पैटर्न को प्रेडिक्ट करने की बात है, जब तक ये लैग रहेगा तो ये प्रॉब्लम रहेगा हमारा। ठीक है सलमान शाह साहब, बात ये है कि फिर 2022 के तूफान से वो जो सैलाब था पाकिस्तान में, हिस्टोरिकल 2010 का था, 2022 में आया। जीडीपी ग्रोथ आपकी जो है वो हैम्पर हो गई बुरी तरीके से, आपकी मईशत को तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उससे हमने क्या सबक सीखा, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इसके ऊपर हुई, कितना हाई ग्रेड किया, कितना अपग्रेड किया गया हमारे इन तमाम सिस्टम्स को, और आगे क्योंकि अब ये एक क्लाइमेट चेंज है, अब तो वेदर पैटर्न्स इसी तरीके के होंगे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान किया दुनिया भर में अब बहुत ही डिफरेंट वेदर पैटर्न्स हैं। देखिए जी, बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया है। जब तक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के मेजर्स हम नहीं लेंगे, तब तक जो है हम इस चेंजिंग वेदर पैटर्न्स को और क्लाइमेट चेंज के असरात का सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जैसे मुल्क में जिसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे सिंध में ड्रेनेज नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज नेटवर्क का ना होना है, जो हमारे इंक्रोचमेंट की वजह से, ड्यू टू इंक्रोचमेंट सर। नहीं, बहुत सिर्फ इंक्रोचमेंट उसका एक वाहिद रीजन नहीं है। अभी जो डिजाइन कैपेसिटी है वही 30 mm बारिश तक की पर डे की है, और हमारे पास बारिश 1 घंटे में 30 mm होने लगी है। इसी तरीके से जो देहाती सिंध है, जो अंदरूनी सिंध में जैसे LBOD है, लेफ्ट बैंक आउटफुल ड्रेनेज, वो सिर्फ नौशेरा सरोवर से शुरू होकर बदीन तक जाती है। जो ऊपर के अजला है उनमें ड्रेनेज नेटवर्क ही नहीं है। इसी तरीके से जो RBOD है, राइट साइड ऑफ रिवर इंडस, जो हमारा राइट बैंक बनता है, वहाँ पे ड्रेनेज नेटवर्क उस तरीके से नहीं है। तो उन जगहों पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हुकूमत को इस चीज़ की भी काफ़ी आगाही हो गई है, और ख़ासतौर पे 2022 के सैलाब के बाद तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है सबने महसूस की है। और जो अपने महदूद वसाइल हैं, जो फॉरेन जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, उनकी मदद से काफ़ी स्कीम्स को आइडेंटिफाई करके उन पर काम होना शुरू भी हो गया है। तो कल भी जो हमारा बजट अनाउंस हुआ उसका आपने देखा होगा, बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इस चीज़ की तरफ मुख्तस किया गया है। लेकिन ये इसके लिए इससे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इससे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सरदार साहब, व्हाट लेसन हैव वी लर्नड फ्रॉम लास्ट ईयर डेवास्टेटिंग फ्लड्स? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। पिछले साल के जो तबाहकुन सैलाब था उससे क्या सबक सीखा हमने? जी बिल्कुल, उससे जी देखिए सबक सीखने का यही है कि जो हमारा जो असल में ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है डेटा कलेक्शन का, वो भी स्कैंटी है। उसको डेंस करने की जरूरत है। जैसे अभी शाह साहब भी बता रहे थे कि सिंध में ज्यादा नुकसान, अगर हम सिंध की बात करें तो बलूचिस्तान से आने वाले पानी की वजह से भी हुआ कुछ, उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन उसका था। तो हमारे जो दरियाओं के ऊपर तो वापडा की कुछ टेलीमेट्रिक सिस्टम हैं कि जो पानी के बहाव का गेज इंस्टॉल है, वो बता देते हैं आपको जब रिवराइन फ्लड आता है। लेकिन जो नदी नाले हैं, जो फ्लैश फ्लड है, पिछले साल से हम सीख सकते हैं कि उनके ऊपर भी इस तरह के वाटर गेजेस लगाए जाए, इंस्टॉल किए जाएं, ताकि जब और उसके साथ साथ उसको एक तरह से मॉडलिंग करने की ज़रूरत है। जब भी मतलब कैचमेंट एरियाज में पहाड़ियों के ऊपर नदी नालों के पीछे जब इतनी बारिश हो रही होती है तो 4 घंटे या 6 घंटे बाद इस तरह का फ्लैश फ्लड आ सकता है। तो इस पे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज के पेश नज़र, जैसे पहले भी बात हुई, यानी आज आप $1 खर्च करेंगे तो मुस्तकबिल में आप 6 से 8 डॉलर बचा सकते हैं। सही। तो देखिए इसी तरह की आफतें दूसरे ममालिक में भी आती हैं, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है और उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन साइट पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाते जाते सलमान शाह साहब इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। एक खबर तो चली कि जनाब ये साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स हटाने का कह दिया गया है, कौन हटवाएगा? मैं और कब हम देखेंगे कि ये हटवाए जा रहे हैं हिफाजती इक़दाम? इसका फॉलोअप क्या होगा? सलमान शाह साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ। जी एक बार फिर सरदार साहब। जी हम बात कर रहे थे इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अब जाहिर है कि ये अभी भी सारे इक़दामात हुए हैं, ये
कहने को मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन पता तभी चलेगा जब बारिशें होंगी, जब तेज़ हवाएं चलेंगी और इसके बाद जो है एक ब्लैकआउट हो जाएगा पूरे तमाम शहरों में, जहां जैसे जैसे पानी की बूंदें पड़ती जाएंगी उसके बाद जो आप समझिए कि सिस्टम्स जो हैं वो ट्रिप होते चले जाएंगे, फीडर्स ट्रिप होते चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमेशा से हम देखते आए और अभी भी ऐसा ही कुछ होगा। बावजूद इसके कि सब सारी मीटिंग्स हुई हैं, सब कुछ हुआ है, होना हुआ ना क्या, ये अगले 48 और 72 घंटों में पता चल जाएगा सबको। जी ऐसे ही है जी, बिल्कुल टेस्ट केस है ये। अब देखना है कि किस हद तक उस पे होता है, लेकिन मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि असल में आपका अगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही कमजोर है तो आप मतलब जितनी मीटिंग्स कर लें, जितने वो कर लें, इकदाम ले लें, तो आप उसको उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते जब तक कि आपकी बेसिक जो तैयारी है ना वो मतलब मजबूत बुनियादों पर ना हो। ठीक, अल्लाह ताला खैर करे सबके लिए। और जाहिर है कि ये तूफ़ान जो है ये जितनी जल्द ये टूटे, इसकी क़ुव्वत जो है वो टूटे और उसके साथ साथ कम से कम जो है वो लॉस हो और हमारे इदारे स्पेशली हमारी जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो अपने आप को वेल इक्विप करे और एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ों को आगे लेकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सरफराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद तसव्वुर चौधरी और उनके साथ अब्दुल बासित साहब और सैयद सलमान शाह DG PDMA सिंध। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।